हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही शानदार आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ कृषि के। ये आप यूनिट 4 में भी आपको काम आएंगे एमपीपीएससी प्री की, और यूनिट 7 में भी काम आएंगे, क्योंकि दोनों में ही कृषि के बारे में क्वेश्चन आते हैं और दोनों ही कृषि का टॉपिक दिया हुआ है। और ये हमारी जो एस सीरीज़ चल रही है एमपीपीएससी प्री की, वो 31वां भाग है एस सीरीज़ का। इसके पहले हम इसके 30 भाग कर चुके हैं। एस सीरीज़ के नाम से, एमपीपीएससी प्री एस सीरीज़ के नाम से आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, और पूरे जितने भी वीडियो हैं सीरीज़ के, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। हर सीरीज़ अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अभी थोड़े दिन में मैंने स्पोर्ट्स से संबंधित करीब 155 क्वेश्चन करवाए हैं। बहुत ज़्यादा शानदार प्रश्न है, वो नहीं देखा है तो देख लीजिए। और जो एस सीरीज़ है उसमें जो मध्य प्रदेश वाले टॉपिक हैं, वो मध्य प्रदेश में अलग से करवा रही हूँ एमपीजी के एमसीक्यू वाइज में। उसमें मैंने कल मध्य प्रदेश साहित्यकार पढ़ाए थे। वो साहित्यकार बहुत इस पे स्पष्टली आपके सिलेबस में साहित्यकार लिखा हुआ है, तो वो बहुत अच्छे से कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झूम खेती को और क्या कहा जाता है। जो झूम खेती होती है, जो कि पूर्वी भारत में की जाती है, और वो उस खेती को और क्या बोला जाता है, तो झूम खेती को बोला जाता है स्थानांतरित खेती। झूम खेती को स्थानांतरित कृषि भी बोला जाता है, याद रखिएगा। झूम खेती को क्या बोला जाता है, स्थानांतरित कृषि, या इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में झूम खेती की जाती है, तो भारत के उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी जो भाग होता है, या उत्तर पूर्वी भारत बोलते हैं, वहाँ पर झूम खेती की जाती है। तो उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मैरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है। मैरी कल्चर में किसका, देखो मैरी जो नाम है, वो स्पेशली समुद्री जो चीज़ें होती हैं उससे संबंधित है। तो मैरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाएगा, समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाएगा। मैरी कल्चर में किसका उत्पादन करते हैं, समुद्री जीवों का उत्पादन करते हैं। अगला है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर रेशम कीट से संबंधित होता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित होता है, तो सेरीकल्चर रेशम कीट से संबंधित होता है। सेरीकल्चर का संबंध किससे होता है, रेशम कीट से होता है। अगला क्वेश्चन है, डेयरी फार्मिंग के लिए किस चीज़ की अधिक आवश्यकता होती है। डेयरी फार्मिंग के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी अधिक मेहनत। डेयरी फार्मिंग के लिए किस चीज़ की अधिक आवश्यकता होती है, तो बहुत तो ज़्यादा पूंजी लगाई जाए और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की जाए। तो डेयरी फार्मिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी और अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। अगला है, बागानी कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर की मुख्य विशेषता क्या होती है। एक फसली उत्पादन, इस क्षेत्र में केवल एक ही फसल का उत्पादन होता है। अगला है, विश्व में बागानी कृषि का सबसे अधिक विकास कहाँ पर हुआ है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा बागानी कृषि का विकास हुआ है। कहाँ पर हुआ है, दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ है बागानी कृषि का सबसे अधिक विकास। याद रखिएगा, कहाँ पर, दक्षिण पूर्वी एशिया में। दक्षिण पूर्वी हमारा भारत है, और यहीं पर ही ये पूरा एशिया महाद्वीप को कवर किया हुआ है। तो ये वाला जो हिस्सा है, और ये जो पूरब वाला जो हिस्सा है, पूरा का पूरा किस में आता है, दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। अगला है, किस देश में सबसे अधिक सघन खेती होती है। सबसे अधिक सघन खेती जापान में होती है। सबसे अधिक सघन खेती कहाँ पर होती है, जापान में सबसे अधिक सघन खेती होती है। कौन सा फसल बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सी फसल इनमें से बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आती है, तो देखो, नारियल भी आती है, कहवा भी आता है, रबड़ भी आता है। चावल बागवानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता। फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मध्य प्रदेश में चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, और भारत में चावल कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। एक वीडियो लेके आऊँगी मैं, जिसमें जितनी भी फसल होंगी और जितने भी खनिज होंगे, उसमें भारत में प्रथम कौन है, मध्य प्रदेश में प्रथम कौन है, और विश्व में प्रथम कौन है, इसका मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, तो उससे आपको पूरे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे मध्य प्रदेश में चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, और भारत में चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है, तो इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा, और फॉलो करके मुझे मैसेज भी कीजिएगा।
तो कौन नहीं आता बागवानी में? चावल नहीं आता। सघन खेती के लिए किस प्रकार का क्षेत्र होना चाहिए? सघन खेती सबसे ज़्यादा जापान में होती है। और कैसा क्षेत्र होना चाहिए? सिंचित। जहाँ सिंचित क्षेत्र होगा, सिंचाई होगी ज़्यादा, वहीं पर ही सघन ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पति उगेगी, ज़्यादा फसलें उगेंगी। तो सबसे ज़्यादा सघन खेती के लिए कैसा क्षेत्र होना चाहिए? सिंचित क्षेत्र सघन खेती के लिए होना चाहिए। चौड़े आकार वाले खेतों पर यांत्रिक तरीके से की जाने वाली खेती को क्या बोलते हैं? जो चौड़े आकार के खेत होते हैं और बहुत ज़्यादा उनमें यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं विस्तृत कृषि। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यूनिट 4 के लिए भी और यूनिट 7 के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत, क्योंकि यूनिट 7 में भी आधुनिक कृषि के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर चौड़ा खेत हो और उस पर अगर यंत्रों से खेती की जा रही हो तो वो खेती कौन सी कहलाएगी? विस्तृत कृषि कहलाएगी। अगला है जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि। जो जमीन पर फैलती हैं, वो जमीन पर फैलती हैं जो सब्जियां, उसकी व्यापारिक कृषि को क्या बोलते हैं? वो बोला जाता है एपीकल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स, ये ज़मीन पर फैलने वाली जो कृषि है, ये इसको एपीकल्चर नहीं कहते हैं। इसका ऑप्शन में अगर आपको ऑलेरी कल्चर आता है, ऑप्शन में ऑलेरी कल्चर, तो ऑलेरी कल्चर बोला जाता है सब्जियों की व्यापारिक कृषि को, यदि वो ज़मीन पर फैलती है। इसके अलावा अगर ऑलेरी कल्चर नहीं आएगा तो आपका ऑप्शन होगा हॉर्टिकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खियों की जो उत्पादन होता है उससे संबंधित होता है एपीकल्चर, और पिसीकल्चर मछलियों के उत्पादन से संबंधित होता है। और मैरीकल्चर जो समुद्री जो जीव होते हैं, समुद्री पेड़ पौधे होते हैं, उसका उत्पादन का अध्ययन मैरीकल्चर कहलाता है। हार्टिकल्चर फूलों फलों का उत्पादन जो होता है, सब्जियों का उत्पादन जो होता है, वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। और ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि को क्या बोलते हैं? ऑलेरी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑलेरी कल्चर। यदि ऑलेरी कल्चर ऑप्शन में नहीं हो तो आप हॉर्टिकल्चर लगाकर आइएगा। व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि को क्या बोला जाता है? फूलों की कृषि को बोला जाता है, फूल फ्लोरी से ही समझ में आ रहा है, फ्लोरीकल्चर से ही समझ में आ रहा है कि फूलों की कृषि को क्या बोलते हैं? फ्लोरीकल्चर बोलते हैं। स्थानांतरण कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? बुश फैलो कृषि, काटना एवं जलाना। बुश फैलो कृषि, काटना एवं जलाना। तो तीसरा जो है बुश फैलो कृषि, काटना एवं जलाना, ये स्थानांतरण कृषि को बोला जाता है। इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। वनों का संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? वनों का संरक्षण एवं संवर्धन से क्रिया कहलाती है सिल्वीकल्चर। क्या बोलते हैं? सिल्वीकल्चर। अगला है म्यांमार में की जाने वाली कृषि को और क्या बोला जाता है? म्यांमार में जो कृषि की जाती है उसको तुंग्या कृषि बोला जाता है। तुंग्या कृषि बोला जाता है। म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरण कृषि को क्या बोलते हैं? तुंग्या कृषि बोलते हैं। फ्रेंड, कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है, कोई ऑप्शन गलत हो जाता है, कोई आंसर गलत हो जाता है, तो मैं कमेंट बॉक्स में उसको सही करा दूंगी, तो आप लोग एक बार कमेंट भी चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि ये तमराई है, तो तमराई थाईलैंड की है। और केंगिन की बात करें, केंगिन कहाँ की है? तो केंगिन फिलीपींस की है। केंगिन कहाँ की है? तो केंगिन है फिलीपींस की। तमराई है थाईलैंड की। और तुंगिया है म्यांमार की। तुंगिया कहाँ की स्थानांतरण कृषि है? तुंगिया म्यांमार की है। केंगिन किसकी है? फिलीपींस की है। और तमराई किसकी है? थाईलैंड की है। अगला है ट्रंक फार्मिंग किससे संबंधित है? ये पिछली बार एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रंक फार्मिंग किससे संबंधित है? बागवानी कृषि से संबंधित है। ट्रंक फार्मिंग किससे संबंधित है? बागवानी कृषि से संबंधित है। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्री के अगर आपने मेरे नोट्स लिए होंगे तो ये सभी कृषि के जो फैक्ट हैं यूनिट 7 की बुकलेट में पूरे कवर हैं। और पिछली बार एमपीपीएससी प्री में जो भी क्वेश्चन आए थे, यूनिट 7 के जितने भी क्वेश्चन थे जो नहीं मिले थे आपको कहीं, वो हमारे नोट्स में वन लाइनर फैक्ट में पूरे प्रश्न कवर किए हैं। जिसने भी लिए होंगे उनको पता होगा कि हमारे नोट से कितना ज़्यादा वेटेज रहता है एग्ज़ाम में आने का। जितने भी लोग हैं 80 से 90 अगर क्वेश्चन देखा जाए, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे, आप कहीं से भी ले लो, लेकिन टू द पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना रहता है। हमारे नोट्स में उतना ही फैक्ट रहता है जितना एग्जाम में पूछा जाता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग 11 बुकलेट आपको दी जाती हैं। 10 यूनिट वाइज 10 बुकलेट रहती है और एक करंट अफेयर्स और खेल कूद की बुकलेट रहती है। ट्रंक फार्मिंग किससे संबंधित है? बागवानी कृषि से। किस देश से सर्वप्रथम स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत हुई थी?
तो सबसे पहले थाईलैंड से हुई थी। कहाँ से हुई थी? थाईलैंड से हुई थी। अभी हमने थाईलैंड की कृषि के बारे में भी पढ़ा था कि थाईलैंड की कृषि को क्या बोलते हैं? तमराई बोलते हैं। और यहीं से ही स्थानांतरण कृषि की शुरुआत हुई थी। झूम क्या है? झूम एक खेती का प्रकार है। अगला है थाईलैंड में स्थानांतरण किसी को किस नाम से जाने जाता है? तो थाईलैंड में अभी हमने पढ़ा था थाईलैंड की स्थानांतरण कृषि क्या होती है? तमराई है। कौन सी है? तमराई है। बागवानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? बागवानी कृषि के तहत कॉफी की खेती की गई थी। बागवानी कृषि में के तहत श्रीलंका में पहली बार किसकी खेती की गई थी? कॉफी की गई थी। किस विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कहवा का निर्यातक देश कौन सा है? कहवा का निर्यातक देश है वियतनाम। कौन है? वियतनाम है। पहला ब्राजील है, दूसरा वियतनाम है। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक देश कौन सा है? भारत। भारत दूसरा सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक देश है। कौन सा है? भारत है। कमेंट में बताइएगा पहला गन्ने का उत्पादक कौन है? दूसरा तो भारत है, पहला गन्ने का उत्पादक देश कौन सा है? कौन सी फसल इनमें से नकदी फसल नहीं है? गन्ना, कपास, जूट तीनों ऊपर की हैं। गेहूं जो है वो नकदी फसल नहीं है। विश्व में दूध उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पे है? दूध उत्पादन के मामले में फर्स्ट स्थान पर है। और अगर हमारे आपसे पूछे मध्य प्रदेश में कौन, भारत में अगर पूछे कौन है तो उत्तर प्रदेश है, और हमारे मध्य प्रदेश में पूछे तो मुरैना है। अगला है विश्व में कौन सा देश ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऊन का ऑस्ट्रेलिया ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश लौंग का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? लौंग का, तो लौंग का करता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, और इंडोनेशिया सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन करता है। फ्रेंड, जितने भी नए राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, या वो हमारे देश की यात्रा पे आए हैं, उससे एक क्वेश्चन बनेगा। लास्ट टाइम भी 2 क्वेश्चन बने थे, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी। जितने भी नए नियुक्ति हुए हैं वो सब आपको करवा दूंगी। भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहाँ होता है? आलू का उत्पादन पूछ रहे हैं। सबसे ज़्यादा होता है चीन में। कहाँ होता है? चीन में। और हमारे मध्य प्रदेश में होता है इंदौर में। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। कौन मानव निर्मित धान है? टिट्रिकेल। टिट्रिकेल को मानव निर्मित धान बोला जाता है। ब्राजील में कहवा अधिक उत्पादन होने का क्या कारण है? तो टेरो रोसा मृदा। क्यों वहाँ पे ब्राजील में सबसे ज़्यादा कहवा होता है? क्योंकि वहाँ पे टेरा रोसा मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टेरा रोसा मृदा पाई जाती है। अगला है अफ्रीका महाद्वीप में कहवा अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा कहवा कहाँ पे होता है? इथोपिया। इथोपिया बहुत ज़्यादा कुपोषित होता है, कुपोषण है। मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया ही बोला जाता है कुपोषण के कारण। भारतीय कपास किस किस्म की होती है? छोटे रेशे होते हैं भारतीय कपास में। कैसे होते हैं? छोटे रेशे। एस माउनी किसकी प्रजाति है? एस माउनी कपास की प्रजाति है। विश्व के लावा निर्मित मैदानों में किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? जो लावा निर्मित मैदान होते हैं, कपास की खेती की जाती है। जैसे कि मालवा है, उस वहाँ पे कपास होती है क्योंकि वो लावा से ही बना है। कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा कपास को निर्यात करता है वो है अमेरिका। विश्व का सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? जिसका मोचा को कहवा जो होता है वो सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा माना जाता है। IR-20 और रत्ना किसकी किस्म है? धान की किस्म है IR-20 और रत्ना। कौन सी एक रोपण फसल नहीं है जो रोपी नहीं जाती है? चाय भी रोपी जाती है, कॉफ़ी भी रोपी जाती है, रबड़ भी रोपी जाती है। ईख को नहीं रोपा जाए तो ईख ही सबसे अच्छा होगा। मध्य प्रदेश इनमें से सर्वाधिक उत्पादन किसका करता है? कपास का, सूखी लाल मिर्च का, हल्दी का, सॉरी, कपास का, तिलहन का, मक्के का या दाल का? किसका करता है? तो दाल का करता है। मध्य प्रदेश दाल में नंबर 1 पर है। चना हो, दाल हो, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। भारत में गेहूं की जातियों में किसकी खेती की जाती है? ब्रेड गेहूं की जाती है। कौन से की? ब्रेड गेहूं की भारत में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। उस खाद्य फसल का नाम पता बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। चावल भारत में सबसे अधिक उपजती है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है? तो कृषि योग्य घेरने वाली फसल है चना। अधिकतम कृषि योग्य, अधिकतम जो कृषि चीज को घेरती है कौन सी है? चना है।
भारत में कौन से मसाले सर्वाधिक निर्यात किए जाते हैं? सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च के मसाले सर्वाधिक निर्यात होते हैं। कौन सी फसल जायद के मौसम में उगाई जाती है? तरबूज उगाया जाता है जायद के मौसम में। किसका उत्पादन खरीफ मौसम में नहीं किया जाता? खरीफ वो होती है जो कि बारिश के मौसम में बोई जाती है, और रबी वो होती है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। खरीफ के मौसम में क्या नहीं उगाया जाता? जौ और सरसों रबी की फसल होती हैं, तो ये खरीफ के मौसम में नहीं उगाया जाता। बाकी बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार और चावल खरीफ के मौसम में उगाए जाते हैं। इनमें से कौन रबी की फसल नहीं है? देखो, जौ तो रबी की फसल है, अगला है गेहूं, तीसरा है मूंगफली और चौथा है सरसों। तो मूंगफली खरीफ की फसल है, रबी की फसल नहीं है। खरीफ हो जाए दोनों मौसम में इसको उगाया जाता है। रबी फसल के मौसम में कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? जिसको समूह में उगाते हैं, तो गेहूं, सरसों और चना। गेहूं, सरसों और चना को समूह में एक साथ उगाया जाता है। गेहूं, सरसों और चना को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है। किसको उगाया जाता है? गेहूं, सरसों और चना। गेहूं, सरसों और चना को संयुक्त रूप से समूह में उगाया जाता है। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राजस्थान करता है सरसों के बीज का। हमारे यहाँ पे अगर पूछे मध्य प्रदेश में, तो भिंड, मुरैना में होता है। पठार की जो स्थलाकृति आदर्श है वो क्या होता है? मतलब किस चीज़ के लिए अच्छा होता है पठार? खनिजों या खनन के लिए? किसके लिए होता है? खनन या खनिज के लिए ये अच्छा होता है। तो पठार की स्थलाकृति स्थिति क्या है अच्छी? खनन के लिए। फ्रेंड, ये मेरी एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज़ है, बहुत ही शानदार एफएलटी। लास्ट टाइम अगर आपने हमारे टेस्ट लिए हो टॉपिक वाइज, पिछली बार टॉपिक वाइज टेस्ट बनाए गए थे, वो भी अभी उपलब्ध हैं। अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट लेना चाहते हैं 5000 एमसीक्यू, तो वो भी ले सकते हैं। ये हमने एफएलटी बनाई है, बहुत ही शानदार एफएलटी है। ये 2500 एमसीक्यू है, जिसमें 22 एफएलटी हैं और 3 टॉपिक वाइज रखे हैं। टॉपिक वाइज 3 में, इसमें 2 स्पोर्ट्स के हैं, 2 करंट अफेयर्स के हैं और 1 स्पोर्ट्स का है, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा रहता है। तो 300 अलग ही हमने इनके क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें एमपी करंट और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों का है। आप इसने ऊपर दी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध है, और इस प्रकार से ये आपको मिलेगी। इसकी सॉफ्ट कॉपी 399 की है और हार्ड कॉपी इसकी 999 की है। आप इसकी सॉफ्ट कॉपी लेके आप खुद भी इसकी बाइंडिंग करा के आराम से इसको पढ़ सकते हैं, और घर बैठ के आसानी से इसके 2500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर यूनिट से इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि सिलेबस में बटी हुई यूनिट है। हर यूनिट से एक एक टेस्ट में 5-5, 7-7 प्रश्न लेके ये टेस्ट बनाए गए हैं। तो आप इसको लेकर अपनी प्रैक्टिस जांच सकते हो। बहुत सारे प्रश्न आपको यहीं से ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को इस टेस्ट सीरीज में कवर किया। इसके साथ आपको एक ग्रुप भी दिया जाएगा। अगला है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाए? आपको एक ऑप्शन ऐसा दिखेगा जो तीनों से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखो, असम, केरल और पश्चिम बंगाल, ये सब आपको अलग दिख रहे होंगे, समुद्र से लगे हुए दिख रहे होंगे, या समुद्र इनके आसपास दिख रहा होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ क्या है? एक स्थलबद्ध देश है, स्थलबद्ध राज्य है, तो यहाँ पर चाय का उत्पादन नहीं होता। और छत्तीसगढ़ की मिट्टी भी जो चाय के लिए जो मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी जिसको बोलते हैं, वो छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है, तो इसलिए भी यहाँ पर चाय का उत्पादन नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में टिन सबसे ज़्यादा होता है। व्यापारिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य समूह में होता है? जहां रबड़, तो रबड़ सबसे ज़्यादा होती है केरल में, फिर होती है तमिलनाडु में, फिर होती है कर्नाटक में। तो रबड़ कहाँ होती है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होती है। बागान खेती कौन सी फसलें पैदा करती हैं? खाद्योत्तर, नॉन फूड क्रॉप, मतलब जो खाद्य फसलें नहीं होती हैं, उनको बागान फसलें पैदा करती हैं। भारत की कुल फसलों में कितना प्रतिशत अनाज का योगदान होता है? 70% योगदान अनाज का होता है। अगला है, जूट उत्पादन के मामले में सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। कोलकाता यहाँ की कैपिटल है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है। जिन लोगों को भी मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो सब लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट करते हैं तो हमको पता रहता है कि कौन कौन मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं और कौन कौन मेरे वीडियोज़ रेगुलर देख रहे हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट में आंसर और बताएंगे तो आपको वो याद भी हो जाएगा हमेशा के लिए, और आप सर्च करेंगे तो वो एकदम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पश्चिम बंगाल के कौन है राज्यपाल, बताइएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं चावल से हरित क्रांति का संबंध है, लेकिन सबसे ज्यादा था गेहूं से।
हरित क्रांति किस राज्य में सबसे ज़्यादा सफल रही थी? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रही थी। हरित क्रांति सबसे ज़्यादा कहाँ सफल रही थी? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। भारत में किस वर्ष के दौरान गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी? 1966 में हुई थी, क्योंकि इसी समय हरित क्रांति का दौर चला था। भारत में हरित क्रांति स्वामीनाथन ने चलाई थी, और जो विश्व है उसमें नॉर्मन बोरलॉग ने चलाई थी। अगला है, भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति है हरित क्रांति का दूसरा नाम। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा बोलते हैं? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा बोला जाता है। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा बोला जाता है? धान का कटोरा आंध्र प्रदेश। पहले हमारे मध्य प्रदेश को बोला जाता था, जब छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ पे था। अब बोला जाता है आंध्र प्रदेश को। भारत में खेती को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? वर्षा। वर्षा खेती को बहुत दुष्प्रभावित कर देती है। ऑपरेशन फ्लड किस उत्पादन से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? भारत में 127 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। बीटी बीज का संबंध किससे होता है? बीटी बीज का संबंध होता है कपास से। किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है तमिलनाडु को। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती होती है? तो सिंचित क्षेत्र होता है उस सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है? ईख की खेती होती है सिंचित भाग पर सबसे ज़्यादा। भारत के किस क्षेत्र में अधिक असिंचित खेती की जाती है? अत्यधिक असिंचित खेती। कनेरा मैदान, कोरोमंडल मैदान, दक्कन का पठार या गंगा? दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा असिंचित खेती की जाती है। कुओं से सिंचाई के लिए कौन सी भूमि उपयुक्त होती है? महानदी का डेल्टीय क्षेत्र। महानदी का डेल्टीय क्षेत्र जो है वो कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त होता है। तमिलनाडु का कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है? तिरुचिरापल्ली। कौन नहीं है? तिरुचिरापल्ली नहीं है। भारत के किस राज्य में बांस की सहायता से सिंचाई प्रचलित है? मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। और मिजोरम में सबसे ज़्यादा बांस का प्रतिशत पाया जाता है। सबसे ज़्यादा बांस मिजोरम में पाया जाता है। और बांस की सहायता से सिंचाई कहाँ होती है? मेघालय में होती है। मेघालय की कैपिटल है शिलांग। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है? यही पहला ही इसका आंसर सही हो जाएगा। 15 से 20 डिग्री सेल्सियस कम तापमान, कम वर्षा के लिए आवश्यकता होती है। गेहूं की खेती के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता इसमें होती है। ये फ्रेंड टेस्ट सीरीज आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रकार की टेस्ट सीरीज आप अपनी कॉपी करा सकते हैं। फ्रेंड ये मेरा MPPSC मेंस का पैकेज आप देख सकते हैं। ऐसे एक बॉक्स में आपको पास पहुंचेगा, और इस तरह से ये 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मेंस के नोट्स आपको मिलेंगे। मेंस का नोट्स पूरा हैंड रिटन है। बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर मेंस के पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। मेंस की आपको टोटल 44 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें आपको 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती हैं, और 32 बुकलेट आपको मिलती हैं 5 नंबर और 11 नंबर की। साथ में 25 व्हाट्सएप के ग्रुप दिए जाते हैं, जहां आपकी तैयारी कराई जाती है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से मेंस के और प्री के नोट्स आप एक साथ भी मंगा सकते हैं। मेंस की और प्री की अगर आप एक साथ मंगाएंगे तो आपको 55 बुकलेट मिलेगी। इस तरह की बुकलेट ये मुझे स्टूडेंट ने ही जब भी उनके पास पहुँचे हैं तो ये पहुँचाया है। आप देख सकते हैं इस तरह से सभी लोगों पर आपके पास ये नोट्स पहुँचेंगे, और बहुत ही शानदार नोट्स हैं। कम से कम 3000 प्रश्न उत्तर का ये श्रृंखला होगी जो 44 बुकलेट में। MPPSC प्री की आपको 11 बुकलेट मिलती हैं, और MPPSC मेंस की आपको 44 बुकलेट मिलती हैं। तो 55 बुकलेट टोटल आपको दी जाती हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं, हमारे प्री मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं, प्री के नोट्स बहुत ही शानदार बनाए गए हैं, टेस्ट सीरीज़ भी बहुत ही शानदार बनाई गई, तो आप कोई भी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्दी के मौसम में नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं की। सर्दी के मौसम में नील नदी में निम्नलिखित में से यूक्रेन देश किस फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है? यूक्रेन जो है, जो कि अभी जिसमें युद्ध भी चल रहा था, तो यूक्रेन है वो किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? गेहूं का करता है।
अमेरिका की गेहूं पेटी को क्या बोला जाता है? अमेरिका की गेहूं पेटी कहाँ पाई जाती है? बड़े मैदान में पाई जाती है अमेरिका की गेहूं पेटी। गेहूं का डलिया भी बोला जाता है। यूक्रेन और रूस की कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है? चैन-नोजम मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर यूक्रेन और रूस में। कौन सी? चैन-नोजम मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। कौन सी नदी घाटी इटली में चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? पो नदी घाटी प्रसिद्ध है। कौन सी है? पो नदी घाटी इटली में चावल के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, अगर आपको प्री निकालना है तो आप मेरी पूरी एस सीरीज़ देखिएगा। अगर आपने पहले के इसके जो 30 भाग करा चुकी हूँ नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको इसके पूरे भाग मिल जाएंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ में जो एमपीजी के एमसीक्यू भी साथ में करा रही हूँ वो भी देखते जाइएगा, क्योंकि एमपीजी के स्पेशली 60% एमपी का ही रहता है और वही टॉपिक मैं अभी पहले करा रही हूँ जो एमपीपीएससी में पूछा जाना है। किस फसल को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती? मतलब जो रबी की फसल होंगी या जायद की होंगी उनको जल की आवश्यकता नहीं होगी। इनमें से किसको नहीं होगी जल की ज़्यादा आवश्यकता? चावल को तो अधिक जल, किस फल को अधिक? चावल को तो अधिक जल की आवश्यकता होती है। गन्ना को भी होती है, तो इनमें से चाय को नहीं होती। गन्ना और चावल को बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपसे पूछे इनमें किसको ज़्यादा आवश्यकता होती है तो ये चावल ऑप्शन आएगा। इनमें सबसे ज़्यादा जिसको आवश्यकता होगी वो चावल का होगा। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है? उपजाऊ और चिकनी मिट्टी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। विश्व के किस देश में मक्का की पेटी पाई जाती है? अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पर? अमेरिका में। अगला है, हवाई द्वीप प्रमुख किसका उत्पादक है? हवाई द्वीप है गन्ने का उत्पादक। चाय के पौधे उगाने की डेपाग विधि किस देश में विकसित हुई थी? तो डेपाग विधि विकसित हुई थी फिलीपींस में। कहाँ पर? फिलीपींस में। उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? उलंग किस्म की चाय ताइवान में होती है। उलंग किस में होती है? ताइवान में उलंग होती है। चाय की खेती के लिए सबसे उचित जलवायु क्या होती है? मानसूनी जलवायु। कौन सी? मानसूनी जलवायु उसके लिए चाय के लिए उपयुक्त होती है। रोबस्टा किससे संबंधित है? रोबस्टा कॉफ़ी से संबंधित है। रोबस्टा किससे संबंधित है? कॉफ़ी से। फिर ये वाला जो ऑप्शन है इसमें चावल ही आंसर आएगा, क्योंकि चाय और कॉफ़ी वहीं पर ही ज़्यादा होती हैं जहाँ पर अधिक पानी की होती है, तो ये इसका आंसर चावल ही आएगा। कि इन चारों में अगर कंपैरिजन करें तो चावल में नहीं होती है। और नॉर्मली अगर देखा जाए गेहूँ, नॉर्मली जो फसलें होती हैं गेहूँ में या चना में या दालों में और चावल में देखा जाए तो उसमें चावल की सबसे ज़्यादा होगी। इसमें चावल की, इन चारों फसलों में देखा जाए तो चावल की ज़्यादा नहीं होगी। चाय के पौधे उगाने की डेपॉग विधि किस देश में विकसित हुई? डेपॉग विधि फिलीपींस में विकसित हुई है। ये भी पूछ सकते हैं डेपॉग विधि किसकी विधि है? तो डेपॉग विधि चाय के पौधे उगाने की विधि है। हवाई द्वीप का प्रमुख उत्पादक क्या है? गन्ना है। उलंग किस्म कहाँ पे होती है? ताइवान में होती है उलंग किस्म। चाय की खेती के लिए उष्ण कौन सी जलवायु है? मानसूनी। रोबस्टा किससे संबंधित है? कॉफ़ी से। रोबस्टा किसका प्रकार है? कॉफ़ी का। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने किया था? तो डी व्हीटलसी ने किया था। व्हीटल इसको बोला जाता है। तो व्हीटलसी ने सबसे पहले कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण का, तो व्हीटल भी इसको बोला जाता है। मक्के का जन्म स्थान कहाँ पर है? मक्का मध्य अमेरिका में हुआ था सबसे पहले। किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है? चावल का होता है, कपास का होता है, चाय का होता है, गन्ने का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। सबसे पहले किस राज्य में मौसम आधारित बीमा योजना लागू की गई थी? हरियाणा में। हरियाणा में सबसे पहले मौसम आधारित बीमा योजना लागू की गई थी। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है लखनऊ में। उपोष्ण बागवानी संस्थान। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार करने वाली किस्म है? IR-20 चावल की अधिक पैदावार करने वाली किस्म है। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब NCOF संस्था कहाँ पर स्थित है? तो ये है गाजियाबाद में। कहाँ है? गाजियाबाद में है। कौन भारत की कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? सबसे ज़्यादा कृषि निर्यात होता है चावल का।
मूल्यवान है, मतलब ये होता तो मिर्चियों का भी है लेकिन चावल में मूल्यवान है। भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्षेत्र कौन है? दक्षिण का पठार कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित हैं? श्वेत क्रांति से संबंधित हैं वर्गीज कुरियन। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत से, हरित से, नीले से, तीनों से ही है इसका संबंध। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान भी और प्रबंधन भी, ये है हैदराबाद में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? भारतीय दलहन शोध संस्थान है कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही रामबाण सुपर डुपर अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।